विशाखा नागिन रात्रि के समय सभी नाग नागिनों के सो जाने के बाद अकेले ही नागलोक के वन में अपने नाग रूप में घूम रही थी। तभी विशाखा एक नदी के किनारे, जहाँ पर चांद की परछाई पड़ रही थी, वहाँ अपने इंसानी रूप में आती है और बैठ जाती है। विशाखा चांद की ओर देखते हुए कहती है, चांद कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चांद मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। विशाखा खुद से ही बैठकर अकेली बातें कर रही थी। तभी वहाँ युग नाम का एक नाग आता है और विशाखा को अकेले ही देखकर युग उसके पास आता है और विशाखा से युग बोलता है, तुम इस समय यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? काफी रात्रि हो गई है, जाओ अपने कक्ष में। अपने कक्ष में ही तो रहती हूँ, किंतु चांद को देखो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। चांद के केवल आने से पूरा नागलोक कितना शीतल और शांत हो जाता है। मुझे तो चांद बहुत प्रिय है। चांद केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि बहुत से नाग नागिनों को प्रिय है, किंतु जो चीज दूर रहती है वही केवल प्रिय होती है। पास जाने के बाद तो पसंद भी नापसंद में बदल जाती है। तुम क्या कभी चांद पर भी गए हो जो ऐसे बोल रहे हो पसंद नापसंद हो जाएगी? नहीं, गया तो कभी नहीं हूँ मैं चांद पर, और ना ही मेरी कोई इच्छा है कि मैं चांद पर जाऊँ। अच्छा युगनाग, यदि हम चांद पर जाकर रहने लग जाएं, तो कितना अच्छा होगा ना हमारे लिए। तुम कैसी बात कर रही हो? आज तक कोई चांद पर भी नहीं गया और ना ही हम जा सकते हैं। किंतु क्यों नहीं जा सकते? जिस प्रकार से धरती लोक है, नागलोक है, उसी प्रकार चांद भी होगा ना। सुनो ना, केवल एक बार तो हम चांद पर जा ही सकते हैं। मेरा बहुत मन है। नहीं नहीं, यदि तुम्हें चांद पर जाने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो जाओ, पहले नागराज से अपनी इच्छा जाहिर करो। अगर उन्होंने बोल दिया कि हम चांद पर जा सकते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम भली भांति जानते हो, नागराज धरती लोक पर ही बहुत कम लोगों को जाने देते हैं, तो वो हमें चांद पर जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? युग, तुम भी अजीब बात मत करो। बातें तो तुम अजीब अजीब कर रही हो। अरे जो चीज संभव ही नहीं हो सकती उसकी बात ही क्या करना। यहाँ चांद को निहारने से तुम चांद पर रहने नहीं लग जाओगी, समझी तुम? मैंने तुमसे अपने दिल की बात बताकर ही गलती कर दी। तुम तो केवल मजाक ही बनाना जानते हो। कभी खुद की कोई इच्छा तो रही नहीं है, किंतु मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ तो हंस रहे हो। विशाखा युग से नाराज होकर वहाँ से वापस अपने कक्ष में चली जाती है। वो बचपन से ही चांद की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित थी, इसीलिए जब भी रात्रि होती तो वो चांद को देखने के लिए निकल जाया करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद रात्रि के समय ही विशाखा अपने कक्ष में से चांद की ओर देख रही थी। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन अंकिता नागिन आती है और अपनी बहन विशाखा से कहती है, दीदी आप फिर से चांद की ओर देखने लग गई। अरे चांद को देखने से कुछ नहीं होगा, रात्रि बहुत हो गई है, आप सो जाइए। मैं कुछ देर में सो जाऊंगी, किंतु तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अब तक नहीं सोई क्या? नहीं दीदी, वो माँ ने मुझे आपको ही देखने के लिए भेजा था कि आप सोई हो या अब भी चांद को निहार रही हो। और देखो, माँ की बात सत्य हुई। आप चांद को अभी भी वैसे ही देख रही हैं जैसे पहले देख रही थी। तुम्हें तो पता है ना अंकिता, मेरा तो सपना यही है कि मेरा कक्ष चांद पर हो, मैं चांद पर रहूं, किंतु ऐसा असंभव है। और अब आप लोग तो मुझे चांद को देखने में भी रोक लगाने लगे हो। ये तो गलत है ना? दीदी आप नागिन हो, कोई धरती लोक पर रह रहे वैज्ञानिक नहीं, बढ़ी आई चांद पर रहने वाली। चांद पर इतना शीतल माहौल रहता है ना कि केचुली ओढ़नी पड़ जाएगी आपको। तुम यहाँ मेरा हास्य बनाने आई हो? तुम्हारी केचुली तो आई नहीं है। धरती लोक के प्राणी की तरह ही अभी पेट से निकली नहीं हो और आई हो मुझे ज्ञान देने। दीदी आपको ज्ञान की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। माँ ने बोला था कि मैं आपको समय से सोने के लिए बोल दूं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और अब मैंने आपको बोल दिया तो अब मैं जा रही हूँ अपने कक्ष में। अंकिता इतना बोलकर अपने कक्ष में चली जाती है, लेकिन विशाखा के मन से चांद पर रहने की बात जा ही नहीं रही थी। इसीलिए विशाखा नागलोक में बिना किसी को सूचित किए ही धरती लोक पर आ जाती है। धरती लोक पर आने के बाद वहाँ के लोगों की तरह ही वेशभूषा भी कर लेती है और धरती लोक पर घूमने लगती है। काफी देर तक भ्रमण करने के पश्चात विशाखा की मुलाकात सुकन्या नाम की मद्रासी लड़की से होती है, जो कि पेशे से एक वैज्ञानिक थी। विशाखा सुकन्या से कहती है, सुनिए, आप मेरी सहायता कर सकती हो। मुझे ना चांद पर जाना है,
इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। आप किसी को जानती हो जो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है? लगता है भगवान ने आपकी सुनकर ही आपको मुझसे मिलवाया है। आपसे मिलवाया है? क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सुकन्या हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और अभी कुछ दिनों में हम लोग अपने पूरे ग्रुप के साथ चांद पर ही जा रहे हैं। अगर तुम मेरे ग्रुप के सभी लोगों को मना लो तो तुम भी हमारे साथ चांद पर जा सकती हो। अच्छा, किंतु यदि कोई माना ही नहीं तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो चांद पर जाना है। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें अपने लिए खुद ही बात करनी होगी। तुम्हारा मन है चांद पर जाने का, हमारा क्या है? हमारे लिए तो केवल ये काम ही है। काम है? आप लोगों का काम तो बहुत ही अच्छा होता है। जब मन चाहा आप लोग चांद पर चले गए। आप लोगों के पास इतनी सारी सुविधा भी तो है। जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना, ये उतना आसान नहीं है। चांद पर जाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। ये जिस तरह से तुम बातें कर रही हो ना, तुम्हें कोई साथ भी ना ले जाए। सुकन्या इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुकन्या के जाते ही विशाखा कहती है, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये इतना क्रोधित हो गई? पता नहीं धरती लोक के प्राणी क्या खाते हैं जो इतना क्रोध करते हैं। लेकिन अब मैं आई हूँ धरती लोक पर, तो मैं चांद पर जाऊंगी ही। विशाखा सुकन्या का पीछा करने लगती है और उसके पीछे पीछे जाती है। सुकन्या और उसकी पूरी टीम अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद पर जाने की तैयारी कर रहे थे। विशाखा भी अपने नागिन रूप में आती है और सबकी नजरों से बचकर वो भी अंतरिक्ष यान में बैठ जाती है। कुछ देर बाद अंतरिक्ष यान धरती लोक से अपनी उड़ान भरता है और चांद की तरफ जाता है। चांद पर पहुंचने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर अंतरिक्ष यान से उतरते हैं और घूमने लगते हैं। विशाखा भी अपने नागिन रूप में अंतरिक्ष यान से उतरती है और विशाखा अपने इंसानी रूप में आ जाती है। विशाखा को वहाँ देखकर सब हैरान थे और सुकन्या कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें देखा नहीं था अंतरिक्ष यान में, और तुम बिना एस्ट्रोनॉट सूट के रुक भी नहीं सकती हो। तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम यहाँ से वापस से अंतरिक्ष यान में जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे सर पर भोलेनाथ का हाथ है। ये सब कपड़े तुम लोग ही पहनो। मैं तो अब आ गई हूँ चांद पर और अब यहीं रहने वाली हूँ मैं। चांद पर अभी जीवन नहीं है, तुम यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकती हो, चलो यहाँ से। विशाखा किसी की बात नहीं सुनती और चांद पर ही रुकने का फैसला करती है। सुकन्या और उसके साथ आए हुए सभी लोग विशाखा को बहुत बनाते हैं, लेकिन काफी देर तक भी जब विशाखा नहीं मानती तो वो लोग वापस धरती लोक चले जाते हैं। अब विशाखा चांद पर अकेली ही रह गई थी। विशाखा बहुत ही खुश थी कि वो चांद पर है। धीरे धीरे विशाखा को ठंड भी लगने लगती है। तभी विशाखा खुद से बात करती हुई कहती है, यहाँ तो इतना शीतल है और मेरे पास कोई वस्त्र भी नहीं है जिससे मैं खुद को ढक सकूं। मेरी बहन ने कहा था मुझसे कि मैं यहाँ केचुली से खुद को ढकूंगी। भोलेनाथ कुछ तो करो। विशाखा चांद पर तो आ गई थी, किंतु अब उसे वहाँ बहुत परेशानी होने लगी थी क्योंकि वहाँ का तापमान भी थोड़ा ज्यादा ही था। इसीलिए विशाखा का नागिन शरीर ठंड नहीं झेल पा रहा था। कुछ दिन तो चांद पर निकल जाते हैं, लेकिन अब विशाखा की हालत और खराब हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। खराब हालत में विशाखा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कहती है, भोलेनाथ मुझे वापस से नागलोक पे भेज दो। यहाँ रहना मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। विशाखा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो ऐसे ही में भोलेनाथ का स्मरण कर ही रही थी कि कुछ देर बाद भोलेनाथ विशाखा के आगे प्रकट होकर बोलते हैं, पुत्री, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें चांद पे रहना है, चांद पे रहने वाली नागिन बनना है। तो अब क्या परेशानी आ रही है चांद पर रहने में? अब क्या संकोच हो रहा है? माफ कर दो भोलेनाथ, अब मुझे समझ आ गया है जिसका जो स्थान होता है उसे वही रहना चाहिए, और मैंने भी नियति को बदलना चाहा, तभी ये हुआ मेरे साथ। विशाखा की बात सुनकर भोलेनाथ चांद पर एक दरवाजा प्रकट करते हैं, जिसे विशाखा सीधा नागलोक में आ जाती है।